So moving on to the next question. The next question is from the history section. Which of the following factors contributed to the formation of forward bloc by Subhash Chandra Bose in 1939? So here the first option is Bose failed to win the confidence of Mahatma Gandhi. So अगर हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा है मॉडर्न, जो हम लोग पढ़ के जाते हैं, तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑप्शन हियर इज करेक्ट. The reason why Bose went away from the Congress party and formed a separate bloc was because Gandhiji was opposed to the leadership of Subhash Chandra Bose in this period. So first is correct. Congress left was disunited and failed to support Bose. सब बताइए इसमें आपको क्या लग रहा है? Sir, there's some confusion कि क्या ये डायरेक्टली रीजन था फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्मेशन का. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डाउट है कांग्रेस लेफ्ट वास्तव में डिसयूनाइटेड था या नहीं. दूसरा कि ये रीजन था फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्मेशन के लिए. जो हमने अपने एक्सपर्ट से बात की है तो उनका कहना है कि पहला तो कांग्रेस लेफ्ट इतना डिसयूनाइटेड नहीं था उस पीरियड ऑफ टाइम में, और दूसरा कि ये डायरेक्ट रीजन भी नहीं था जो कंट्रीब्यूट करे फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाई सुभाष चंद्र बोस. बाकी इसके अलावा जो तीन स्टेटमेंट हैं, हमने कुछ आर्टिकल्स भी देखे हैं, डायरेक्ट वर्बेटिम इनका मेंशन मिलता है कि द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स, द सपोर्ट्स ऑफ एम एन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी. तो ये डायरेक्ट बाकी तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनका डायरेक्ट हमें रेफरेंस मिलता है, डायरेक्ट लिंक मिलती है कि कैसे लिंक है. लेकिन हाउएवर जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका डायरेक्ट कोरिलेशन फॉरवर्ड ब्लैक के फॉर्मेशन के साथ नहीं मिलता है. तो इसमें अगर देखिए फोर्थ स्टेटमेंट भी देखें तो ये कहीं ना कहीं सेकंड को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. ये बोल रहा है कि एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण वगैरह they were preferring कांग्रेस यूनिटी, एंड सेकंड बोल रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड. तो अगर कांग्रेस का जो लेफ्ट है या जो लेफ्ट लीडर्स हैं यहाँ पे, दे वर इन फेवर ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एंड कांग्रेस यूनिटी, देन हाउ कैन वी से दैट कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड, राइट? तो हम लोग यहाँ पे सेकंड को रॉन्ग मान के चल रहे हैं. सो एज पर अस द आंसर शुड बी 1, 2 and 4 here. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding the British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856. First, the Talukdars were dispossessed of their estates but allowed to retain their arms and forts. Second, a summary revenue settlement was made in 1856, assuming that Talukdars were outsiders. Third, the British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the Talukdars. एक मिनट, आई थिंक मैंने यहाँ पे आंसर गलत बोल दिया लास्ट में. हियर अब फाइनल आंसर इज 1, 3 and 1, 3 and 4 है ना. C is the correct answer here. I think I mistakenly told B, but the answer here is 1, 3 and 4. Option C is the correct answer. ठीक है सर. So British policy in Awadh after the annexation in 1856. So यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो उसका फर्स्ट हाफ ठीक है कि तालुकदार्स वर डिसपोसेस्ड ऑफ देयर स्टेट्स. तो नेचुरली ब्रिटिश ने अगर अवध में ऑक्यूपेशन किया है तो वो लैंड लेंगे एंड खुद ऑक्यूपाई करेंगे, दे विल डिसपोसेस द स्टेट्स. बट ये जो सेकंड पार्ट है, allowed it to retain their arms and fort, तो ये गलत है because they were eventually dispossessed of their arms also and forts also. So according to us, we think that first statement is wrong, especially the second half that they were allowed to retain, right? This should be wrong. Secondly, second statement में अगर देखें, summary revenue settlement was made in 1856 assuming that Talukdars were the outsiders. Yes, British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the Talukdars. Correct. So here the answer should be 2 and 3. और अगर आप देखो तो सेकेंड एंड थ्री कनेक्टेड है आपस में. सिंस दे वर डीलिंग डायरेक्टली विद द पेजेंट्स, दे कंसिडर तालुकदास एज द आउटसाइडर्स. तो ये एक तरीके से जस्टिफाई भी कर रहा है, आपस में एक दूसरे को इन्फोर्स करता है. सो हियर द आंसर शुड बी ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे 28. Consider the following assertion. The genesis of political alliance based on community lay in very nature of Montagu-Chelmsford reforms of 1999. Which of the following statements support or supports the above assertion? So basically one statement has been given and we have to answer that which of the following statement actually support this assertion. First, reforms retained and extended the principle of separate electorate. Separate electorates were supposed to counter Indian nationalism, which was growing stronger. Deprived classes rallied around the favors inherent in the separate electorate. तो सर 1919 के रिफॉर्म्स के बारे में हम जो बेसिक प्रोविजंस पढ़ते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो एक्सटेंड किए थे. 1909 में इसके स्टार्टिंग हुई थी, 1919 में इसे एक्सटेंड किया गया था. बेसिकली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है कि सेपरेट इलेक्टोरेट कहीं ना कहीं जो इंडियन नेशनलिज्म था जो स्ट्रांग हो रहा था, दैट वाज ग्रोइंग stronger. So this separate electorate was supposed to, it was a strategy of British rulers
to counter Indian nationalism. So second statement in that regard is also right. थर्ड भी अगर देखें, डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स, so this is correct. So there were many sections which were deprived in Indian society, be it Dalits, Muslims. So they basically they were wanting this separate electorate. तो मेन जो क्वेश्चन है कि जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी, कि कम्युनिटी बेस्ड अलायंसेस जो हैं कि हर ग्रुप खुद को पॉलिटिकली डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है. सो बी इट मुस्लिम, सिख्स, विमेन, ना जितने भी कम्युनिटीज हैं, ये एक तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर इनहेरेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल अलायंसेस बने. तो यहाँ पे आंसर आपका डी होना चाहिए 1, 2 एंड 3. सो अभी तक अगर हम लोग देखें जो क्वेश्चंस हैं डिफिकल्टी लेवल, सो वी थिंक दैट दिस 26th वन इज दिस इज इन द डिफिकल्ट कैटेगरी. द रीजन बीइंग कि यहाँ पे फर्स्ट हमें पता है, बट बाकी जो 2, 3 एंड 4 हैं यहाँ पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जाम में. सो वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. 27 वाला जो है आपका, तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो ये इजी होगा, बट यहाँ पे भी जो सेकेंड पार्ट है थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि whether they were allowed to retain their arms and forts वगैरह वो था या नहीं था. So we are classifying this as a medium question. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, as per us this is an easy question because डायरेक्टली यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स रीइंफोर्स कर रहे हैं जो आपका क्वेश्चन है, एंड ये हमने पढ़ा हुआ भी होता है कि व्हाट इज दिस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, राइट. सो दिस एज पर अस इज अ इजी क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29. सो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, famous classical singer from Karnataka, he represents which particular घराना. So आगरा, ग्वालियर, पटियाला, जयपुर. अब अगेन ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल, बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चन है. And I think सर अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप चांस नहीं लेते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को स्किप करते हैं. राइट. सो या तो आप इसको स्किप करेंगे, या अगर कुछ लॉजिक से जाना है तो अगर आप देखो इन चारों में खाली फोर्थ ऑप्शन है जो बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जयपुर अतरौली घराना. देखो डेव सिंपली रिटन जयपुर घराना, बट द मियर फैक्ट कि उनके माइंड में ये चीज आ रही है कि इसको पूरा लिखना है, समवेयर शोज कि दिस माइट बी द आंसर. सो अगर आप इस लॉजिक से सोच पा रहे हैं देन यू कैन गो विद डी ऑप्शन, बट यस इन एग्जाम कंडीशन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप ऐसा कुछ सोच पाए. सो वी आर अज्यूमिंग दिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड हियर द आंसर इज डी, जयपुर अतरौली घराना. बट यस ये आप छोड़ सकते थे क्वेश्चन को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In which one among the following texts does the term क्षेत्र पत्नी, mistress of the field originate? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र. तो मान लीजिए एक तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है, क्षेत्र पत्नी शायद काफी लोगों ने टर्म ही फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ होगा, तो नॉलेज से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है. फ्रॉम दैट बेसिस वी कैन से इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. बट अगर कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन बात कर रहा है ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है टर्म. तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो हमें पता है कि अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी ये लेटर फेज में लिखे गए हैं, तो थोड़ा सा जो गुप्ता वाला फेज है या फिर पोस्ट मॉडर्न फेज है, ये टेक्स्ट वहां पे आते हैं. सो आंसर कुड बी ऋग्वेदा या अथर्ववेदा. तो इस लॉजिक से अगर आप जाएं तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं, बट उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ओरिजिनेट की बात कर रहा है. तो काफी लोग समझेंगे कि ऋग्वेद फर्स्ट आया तो ऋग्वेद होना चाहिए, बट हियर व्हाट फ्रॉम व्हाट वी हैव सर्च्ड द आंसर इज अथर्ववेद. सो अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन स्किपेबल, बट this is how this can be thought of. So answer here is Atharvaved. 31. 31. Which of the following Carnatic music ragas is similar to Rag Bilawal in Hindustani music? सर जो मोस्टली तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, ये शायद ऐसे वर्ड्स हैं जो हम पहली बार सुनते हैं. लोगों ने हमको बस बेसिक इतना पता होता है कि कैनेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में डिफरेंस क्या है. अब रागास वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, राग क्या होती है हमें शायद काफी लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. सो अगेन आई थिंक स्किपेबल क्वेश्चन, आप डायरेक्टली देख के छोड़ सकते हैं बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन. बट हियर द आंसर इज अगेन डी, धीरा, है ना, शंकराभरणम. दिस इज सिमिलर टू दिस राग बिलावल. तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं किया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, but this is the answer of this question. 32. The artificially fixed rupee sterling exchange rate prescribed by the Hilton Young Commission was adopted by the British government for which one of the following reason? जब हम कमीशंस की बात कर सकते हैं, कौन कौन से कमीशंस बनाए हैं, इसमें कुछ एजुकेशनल कमीशंस होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज से डील करने के कमीशंस. तो हिल्टन यंग कमीशन एक प्रोमिनेंट कमीशन है. इसमें हम पढ़ते हैं कि इसका बेसिक फंक्शन क्या था. तो एज फार एज जो आंसर है इसका, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, ये एक
आंसर इस क्वेश्चन का है? सो देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन अगर हमें नहीं बताया, थोड़ा लॉजिकली हम लोग सोच सकते हैं। जैसे आप डी स्टेटमेंट देखें, प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो ये इससे कोई लिंक नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग रुपी स्टेरलिंग एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ स्टेरलिंग या पाउंड, तो वो हम लोग सोच सकते हैं कि ठीक आंसर है, बट गोल्ड कोई कंटेक्स नहीं है, तो डी इज रॉन्ग। इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया, अगेन नहीं। हमें पता है कि हमारा जो है कॉटन एक्सपोर्ट्स जो है रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया गया, बट कॉटन प्रोड्यूस वगैरह जो है ये तो हमारा डिक्लाइन करा था ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई थी। तो और प्लस अगर एक्सपोर्ट को इंकरेज करना होगा तो करेंसी डेप्रिशिएट करेंगे, राइट, दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक्स व्हिच वी नो। तो ये इससे लिंक नहीं हो रहा है कि हमें फिक्स क्यों रखा जाएगा आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट को, तो सी वुड बी रॉन्ग। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स, अगेन वो इंडियन इंपोर्टर्स को क्यों फेवर करना चाहेंगे ब्रिटिशर्स, राइट। तो दिस शुड ऑल्सो बी जो है इनकरेक्ट आंसर। एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दिनेस, ये ठीक हमें समझ में आता है, बिकॉज अगर रेशियो फिक्स होगा, अगर रुपी डेप्रिशिएट नहीं करेगा तो इंडिया का क्रेडिट वर्दिनेस रहेगा, ब्रिटिशर्स को टेक लोन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो सेकंड पार्ट भी ठीक है, प्लस रेमिटेंसेस, तो जो बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी होती थी इंडिया में, दे यूज्ड टू सेंड इट बैक टू यूके और लंदन, राइट। सो अगर वो रेशियो आर्टिफिशियली फिक्स्ड है, सो फॉर ईच पाउंड दे कुड हैव मोर रुपीज, राइट। अगर करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, रुपी डेप्रिशिएट करेगा, तो हर पाउंड के लिए उनको लेस रुपीज, बेसिकली हर रुपये के लिए लेस पाउंड्स मिलेंगे। बट अगर हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है तो उन्हें हर रुपये के लिए ज्यादा पाउंड मिल सकते हैं। तो बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी में एक तरीके से रेमिटेंसेस में बूस्ट आएगा। तो फ्रॉम हियर द आंसर इज ए। सो वी कैन से दैट दिस वाज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, दिस वाज ऑन अ इजियर साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। Consider the following statements. Pali texts contain the first definite references to coins. Example: Kahapana, Nika, Kamsa, and Kakanika. The literary evidence from Pali texts is corroborated by the archaeological evidence of punch mark coins from many sites, most of them made of silvers. जब हम इंडिया में जो न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ते हैं, जो कॉइन्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अर्ली एंशिएंट हिस्ट्री से, फिर लास्ट में मिडाइवल हिस्ट्री तक जाते हैं, तो ये सारे जो कॉइन्स हैं, मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ऐसे हैं जो हमने सुने हुए हैं, कहाँ पना, निकेहा, कौन-सा, किसी न किसी हिस्ट्री पार्ट में सुन रखे हैं। पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन्स। पाली टेक्स्ट अपने आप में बहुत वाइड लिटरेचर है, तो कहीं ना कहीं इस चीज के बेस में हम एनालिसिस जाना कि कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा, कहीं अगर ये ब्लैंकेट इसका स्टेटमेंट अगर रिवर्स होता कि पाली टेक्स्ट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू दिस टाइप ऑफ कॉइन्स, वो स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। लेकिन इतने सारे जो पाली टेक्स्ट हमारे पास है, उनमें कहीं ना कहीं तो रेफरेंस हो गई, कहाँ पना ने कहा, इतने सारे जो कॉइन्स है, कॉइन्स का रेफरेंस कहीं ना कहीं तो पाली टेक्स्ट में आया ही होगा। वो देखिए फर्स्ट पे आप ऐसे पहुंच सकते हैं, हमें पता है कि इंडिया में जो लार्ज स्केल कॉइन्स या जो कॉइन्स आए हैं वो आए हैं महाजनपद पीरियड में, है ना। ऋग्वेदिक या उसके पहले वाला जो टाइम है हमारा, उसमें हमको कॉइन्स नहीं मिलते हैं, वी फाइंड इन महाजनपद पीरियड। एंड दिस महाजनपद पीरियड कोइंसाइड्स विद द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, है ना, अराउंड 5th सेंचुरी बीसी। एंड बुद्धिज्म का राइज हुआ तब भी आपके पाली टेक्स्ट लिखे गए हैं, राइट। तो उस लॉजिक से भी पाली टेक्स्ट बेसिकली कंटेन्स द फर्स्ट डेफिनेटिव रेफरेंस फॉर द कॉइन्स। इसके पहले वाला जो फेज है आपका, हम लोग जो अगर बात करें 1500 बीसी, या फिर जो आपका इंडस वैली वाला फेज है, तो उसमें कॉइन्स वगैरह का उतना मेंशन नहीं है, बार्टर ट्रेड ज्यादा है वहां पे। हम लोग मान सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The literary evidence from the Pali text is corroborated by the archaeological evidence of punch mark coins from many sites. यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम मेड ऑफ सिल्वर, ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है कि मोस्ट ऑफ देम क्या वो सिल्वर के थे या दूसरे मेटल के थे। तो एग्जाम एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से, स्टेटमेंट से डाउट आता है वेदर दे वर मेड ऑफ सिल्वर, मोस्ट ऑफ देम वर मेड ऑफ सिल्वर और फ्रॉम एनी अदर मेटल। बट द गुड थिंग इज कि हमें इस स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द अबव स्टेटमेंट हैव बीन एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग: एमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी। सो नेचुरली दोनों बातें ठीक होगी। अगर अर्बन लाइफ होगी, ट्रेड होगा, हमें कॉइन्स की नीड पड़ेगी, एंड सिमिलरली हम लोग ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम बार्टर टू मनी इकोनॉमी। सो अगर आपको नहीं भी पता है कि इसमें एग्जैक्टली रेफरेंस है या नहीं है, या ये सिल्वर के थे या नहीं थे, तो भी आप जो है सी तक पहुंच सकते हैं। So again, we think that this would be a easy question. अगर ये खाली स्टेटमेंट नहीं होते, इस फॉर्म में नहीं पूछा होता, तभी डिफिकल्ट तब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है तभी इजी हो जाता है। yes, correct. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34।
Which of the following temple has have a Nagara Sikra? ये क्वेश्चन शायद डेलिबरेटली इस तरह से फ्रेम किया गया है एक्सेप्शन लाके कि डेलिबरेटली गलती करवाने के लिए कहीं ना कहीं से फ्रेम किया गया हुआ है। तुम्हें पता है कि जो मोस्टली सदर्न टेम्पल्स होते हैं वो द्रविडियन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं मालीगिट्टी शिवालय वादामी, उची मालीगुडी टेम्पल अयोल, दशावतार टेम्पल देवगढ़, विरूपाक्ष टेम्पल पट्टाडकल। तो हमारा बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पे यही एक दशावतार टेम्पल है जो नॉर्थ इंडिया का है। तो जो हमारा ब्रॉडर लॉजिक है नागर स्टाइल शिखर खाली 3 होना चाहिए, लेकिन ये डेलिबरेटली फॉर्म किया गया है। ये एक जो उची मालीगुडी टेम्पल अयोल का है, इसमें भी नागर स्टाइल का शिखर मिलता है। अगर आप इसके फोटोग्राफ भी देखेंगे या इनफैक्ट कुछ आर्टिकल्स भी हैं जिसके बारे में बात करते हैं कैसे ये नागर स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, शायद डेलिबरेटली गलती करवाने के लिए बनाया गया था। So here the answer should be option B, 2 and 3. So अगर यहाँ पे अगर 3 only हो गया होता आंसर, then we would have classified it as an easy question because नॉर्थ का एक ही टेम्पल है, बट चूंकि यहाँ पे एक्सेप्शन भी आ गया है, so this makes this question a difficult question because काफी चांसेस है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है सी मार के आएंगे, बट द आंसर हियर वाज बी, बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the 4 main forms of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included? देखिए नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है, तो थोड़ा सा अगेन रिलीजन के बेसिक्स हम एक्सपेक्टेड होता है कि जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है। जैनिज्म में जो 4 लाइफ फॉर्म्स हैं उसमें देवा होता है, मनुष्य होता है, तिर्यंचा एनिमल्स एंड प्लांट्स होता है, और जो चौथा होता है वो होता है नरकी, है ना, पीपल हु बेसिकली लिव इन नरक, सो नरक बेस्ड लाइफ फॉर्म्स। तो ये 4 होते हैं। यक्षा इज नॉट वन ऑफ देम, सो हियर द आंसर वुड बी बी, बॉम्बे। सो अगेन बेसिक ऑफ रिलीजन अगर आप पढ़ के गए हैं, सो फॉर यू इट शुड बी एंड इजी, अदरवाइज इट इज अ मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन। 36 Hali Celestia painting in the Bagh cave represent. So here the answer is A, a joyous folk dance. अब बाग केव्स हमें पता होता है कि भाई धार डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में है, बुद्धिस्ट केव्स हैं ये। सो अगर आपके माइंड में सिर्फ उतना था कि बुद्धिस्ट केव्स हैं, यू माइट हैव गॉन विद बी ऑप्शन कि बुद्धा ने मेडिटेटिव पोज। एंड वन थिंग इज दैट कि शायद हम डांस के 2 फॉर्म पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं कि वो लॉजिक एक्चुअली अप्लाई होता है नहीं कि लाश एंड तांडव। तो कहीं ना कहीं सिंस दिस वर्ड इज खालिस लाश पेंटिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ अ जॉयस फोक डांस। लास्ट से बिल्कुल आप यहाँ पहुंच सकते हैं, एंड बाग से आपके माइंड में शायद बुद्धा आ सकता है, मेडिटेटिव पोज। तो एंड प्लस ये स्पेसिफिक पेंटिंग का नाम मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो ये थोड़ा सा अगेन बहुत ऑड एंड आई थिंक डिफिकल्ट क्वेश्चन ही माना जाएगा। एंड वो लास्ट वाला जो स्ट्रेटेजी जस्ट वो हो सकता है कि that might not be logical because ये कोई क्लासिकल डांस नहीं है, it is just a joyous folk dance, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। राइट, सो हियर द आंसर इज A, 36, a joyous folk dance. Again 37, next. Consider the following statements relating to the use of the place value system in India. The earliest epigraphic use of the place value system in India is found in the Manakani plates from Gujarat. In the 9th century, place values become general in inscriptions all over India. The place values have been found in Sanskrit inscriptions in Southeast Asia as early as 7th century. तो थोड़ा सा अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये अब हमें स्पेसिफिकली शायद ना पता हो कि भाई मणिकानी प्लेट्स में लिखा है नहीं लिखा है, अगर ये लिखा भी है तो कौन सी स्टेट में है। सो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, बट हियर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो 1 इज राइट। आप सोच सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट टाइम 6th सेंचुरी में मिला है, सो बाय 9th सेंचुरी तो लगभग 300 साल और हो गए, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि दिस बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। तो ये आप उस लॉजिक से बिठा सकते हैं माइंड में कि 1 इज करेक्ट, इफ दिस पीरियड इज करेक्ट देन सेकंड शुड बी करेक्ट। थर्ड में लिखा है कि 7th सेंचुरी में ये जो है साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गया, वेरी लॉजिकल, बिकॉज काफी ट्रेड वगैरह होता था हमारा, तो पॉसिबिलिटी है कि साउथ ईस्ट एशिया गया हो। सो हियर द आंसर इज 1, 2 and 3 डी, है ना। बट अगेन एग्जाम कंडीशंस में वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन देख के हमारा शायद माइंड बंद हो जाए कि व्हाट इज दिस प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये सब टर्म हम लोग शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, मनकानी प्लेट्स गुजरात वगैरह। सो वी वुड क्लासिफाई दिस अगेन एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। Consider the following statement about the archaeological findings in Harappan towns.
There is wide occurrence of the spindle holes in the house, but absence of spinning wheels. Weights and measurement scales complete with the graduations have been discovered. There are houses built in large part with big bricks around relatively spacious courtyard with their own wells, I think platform and large rooms. हर क्वेश्चन यहाँ तक रहता है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. Which of the following inferences can be drawn from the above statements? Statement 1 suggests that spinning was a laborious activity done at home. Directly corroborate हो रहा है fact से. Wide occurrence of spindle holes in the house but the absence of spinning wheels. अगर स्पिनिंग व्हील होता तो ये लेबरस एक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज आप बहुत फास्टर वे में कर पाते. प्लस स्पिंडल वोल्स आपको हाउसेस से मिले हैं, होम्स से मिले हैं, तो इट वाज अ एक्टिविटी डन एट होम. सो बिल्कुल ठीक है. सेकंड, Statement 2 suggests the extent of scientific knowledge that the Harappan possessed. Absolutely right. Yes. Weights and measurement scales with complete graduations have been found. It clearly shows the scale of scientific knowledge. Statement 3 suggests the emergence of common property system. It is opposite. It is wrong. Because we are in this statement, we are talking about the private property, large part with big bricks around relatively spacious courtyard with their own wells, bathing platforms, and large rooms. So it is clearly indicating private ownership of property. So it is not common property system, but a private property system. So this statement is wrong. यस. अगर यहाँ पे लिखा होता, मान लीजिए कि कॉमन वेल्स हैं, कॉमन बाथिंग प्लेटफॉर्म है, कॉमन रूम्स वगैरह, ऐसा कुछ अगर लिखा होता, देन वी वुड हैव अज्यूम कि कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम है. बट इसका अपोजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्राइवेट होना चाहिए, कॉमन नहीं. इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम. सो हियर द आंसर शुड बी ए, है ना, 1 and 2 ओनली, राइट. 38 आंसर इज ए. वी वुड से दैट दिस इज अ Easy. इजी क्वेश्चन. आप सोचा जा सकता है, थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी भी माना जा सकता है. इजी टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39. Which one of the following statements about the Eka movement and Bardoli Satyagraha is correct? The Eka movement was throughout supported and organized by the Congress, while Bardoli Satyagraha was initially independent of Congress influence and was only in the last stage supported by the Congress. The Eka movement was provided leadership by the Talukdars of Awadh, whereas the Bardoli Satyagraha was a movement of the landless laborers. The Bardoli Satyagraha was a campaign against the enhancement of land revenue, while the Eka movement was a protest against excessive extraction of rents. The Eka movement was located in the Varanasi and Mirzapur districts of the present-day UP, while the Bardoli Satyagraha took place in Saurashtra. सो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एका मूवमेंट वाज थ्रू आउट सपोर्टेड बाय कांग्रेस. दिस इज रॉन्ग. इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस. इट वाज एन इंडिजिनस, पेजेंट मूवमेंट. तो वन इसलिए रॉन्ग है. एका मूवमेंट वाज प्रोवाइड लीडरशिप बाय द तालुकदास ऑफ अवध. नहीं, यहाँ पे जो लीडरशिप थी, पेजेंट्स ने प्रोवाइड करी थी, तालुकदास ने नहीं करी थी. सेकंड इज रॉन्ग. बारडोली सत्याग्रह वाज अ कैंपेन अगेंस्ट एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. यस, हम लोग पढ़ते भी हैं कि बाय 30% जो है लैंड रेवेन्यू एनहांस किया गया था, उसके अगेंस्ट था. while Eka movement was a protest against excessive extraction of rents. तो C बिल्कुल ठीक है. Eka movement was located in the Varanasi and Mirzapur districts of the present day UP, while the Bardoli Satyagraha took place in Saurashtra. This is wrong because Eka movement was in the Awadh region basically, right? So यहाँ पे जो है C would be the correct answer. 40. Consider the following statements about the Rigvedic period. Irrigation from wells allowed agriculture to expand away from floodplains and strips on river margins into the present Punjab and Haryana plains, having underground water levels reasonably close to the surface. Second, drought animal power was employed to draw up water out of the wells. Which of the following information supports the above statement? There is evidence in the Rigveda of the use of Ashmachakra, stone pulley wheel, and ahava, strapped wooden pails, to draw up water. Second statement, mention has been made in the Rigveda of use of implements like Parashu, Kulisha that represent X, and Tatra Sreni that represent sickle. There is a history of the use of the ox even before the Rigveda for plugging the land and pulling the carts. So basically a question about है कि irrigation prominent हो रही थी, irrigation की growth हो रही थी, इसकी वजह से area under agriculture increase हो रहा था. So which of the three statement actually support this view? तो मेन फोकस है यहाँ पे इरिगेशन के ऊपर है. ठीक है, हमें एग्रीकल्चर पे नहीं जाना है. इरिगेशन का एक्सपांशन हुआ है, वेल्स का एक्सपांशन हुआ है, जिस कारण से हम लोग वाटर ड्रॉ कर पा रहे हैं और हमारा एग्रीकल्चर एक्सपांड हो रहा है. सो हमें मेन फोकस रखना है इरिगेशन के ऊपर. अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेद ऑफ यूज ऑफ स्टोन पुली व्हील. तो जो है आप वेल्स के ऊपर जो व्हील्स होते हैं उसकी बात हो रही है.
एंड स्ट्रैप्ड वुडन पेल्स टू ड्रॉ अप वाटर। तो डायरेक्टली लिंक्ड है इरिगेशन से, वन इज करेक्ट। मेंशन हैज बीन मेड इन ऋग्वेदा ऑफ द यूज ऑफ एक्स एंड सिकल। तो अब देखिए एक्स एंड सिकल का इरिगेशन से कोई लिंक नहीं है ना। ये एक्स एंड सिकल का यूज होता है या तो आइदर टू क्लियर द फॉरेस्ट और टू बेसिकली हार्वेस्ट द क्रॉप्स। तो ये नॉर्मल एग्रीकल्चर की बात है, हार्वेस्टिंग की बात है। इरिगेशन, ड्रॉइंग ऑफ वाटर, और पहली बात दोनों चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से लिंक्ड है सेकंड से नहीं है तो काम चल जाएगा। इस स्टेटमेंट में दोनों चीजें लिंक होनी चाहिए। तो अगर आप सेकंड वाला देखो, ड्रॉइंग ऑफ वाटर, तो इससे तो कोई भी लिंक नहीं है सेकंड स्टेटमेंट का। यहाँ अगर फिर भी मान लें कि एग्रीकल्चर से लिंक था, है ना, एक्स एंड सिकल, बट सेकंड से लिंक नहीं हो रहा है, तो सेकंड शुड बी रॉन्ग हियर। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर ऋग्वेदा फॉर प्लाइंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ड्स, राइट। सो यहाँ पे आंसर शुड बी 1 and 3 बिकॉज आप बेसिकली ऑक्स का यूज करके वाटर भी ड्रॉ कर सकते हैं वेल्स में से। एंड ऑल्सो Right. जो 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इन 5 स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को जज नहीं करना है कि स्टेटमेंट अपने आप में सही है नहीं। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और हमसे इन्फ्रेंसेस पूछे गए हैं। तो इन स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी हमें जज नहीं करनी है कि ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन में। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर इज सी। अगेन वी थिंक दैट दिस इज अ मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, राइट। उतना इजी भी नहीं है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। अगर आप सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से एंड फर्स्ट तो हमें ठीक लग ही रहा है, तो आप आंसर तक पहुंचा जा सकता है यहाँ पे। तो इट इज अ मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन। ठीक है, 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन आर करेक्ट। सो ब्लॉकचेन हम लोग लास्ट 5-6 ईयर से पढ़ रहे हैं, आई थिंक रेगुलरली न्यूज में रहता है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस मे बी मेड विजिबल टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स विदाउट द रिस्क ऑफ एल्ट्रेशन। तो बिल्कुल ठीक बात है। कॉपीज ऑफ द एंटायर डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क सिंकिंग विद इन सेकेंड्स। यस, दैट इज व्हाई वी कॉल कि ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। सेंट्रलाइज्ड किसी एक कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में से जो आपका डेटा है वो स्टोर होगा। तो सेकंड भी ठीक है। फोर्थ देखते हैं। मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट एनी डेटा वंस रिकॉर्डेड एंड एक्सेप्टेड। कंप्लीटली राइट। हम लोग क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो बेसिकली दैट इज व्हाई ब्लॉकचेन इज सो सिक्योर कि एक बार जो डेटा आपका रिकॉर्ड हो गया, जिससे आपने शायद पढ़ा हो कि कर्नाटक गवर्नमेंट वगैरह दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन टू मैनेज द लैंड रिकॉर्ड्स। तो वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज आप एल्टर नहीं कर सकते हैं डेटा आपका। एक बार स्टोर जो हो गया वो परमानेंटली स्टोर हो गया वहां पे, राइट। तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड में लिखा है कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। इट इज अ ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन अलाउिंग सिलेक्टिव डेटा एक्सेस। नहीं, तो ये टर्म मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा। सो कंसोर्शियम ब्लॉकचेन बेसिकली इट इज अ प्राइवेट ब्लॉकचेन, बट यहां पे फंडा ये होता है कि दिस इज अ पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड। इट इज अ पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि there will be a group of organization, a group of companies which will be controlling and storing this particular data. That is the meaning of this consortium. Consortium of a group of companies, है ना, यहाँ पे वो मतलब है। तो it will be private. It is not a public blockchain basically. So third will be wrong. 1, 2 and 4 is correct. Answer here is C. एंड ऑल्सो सर इसमें एक स्टेटमेंट है, ऑल्दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मेक्स इट इम्पॉसिबल, और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लॉकचेन का। Right. तो आपको इस डायमेंशन में ये सोचना है कि एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और साइंस टेक में एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ब्लॉकचेन। Right. So अगर हम थर्ड को छोड़ दें तो 1, 2 and 4 they were directly from definition of blockchain. So I think we could have reached to the answer 1, 2 and 4. So as per us, this is a easy question. थर्ड के कारण थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी हो जाता है। कंसोर्शियम ब्लॉकचेन जो है, इट इज इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An e-commerce revenue model where the seller has control over pricing but doesn't keep products in stock and instead transfer customers' orders and shipment details to a third-party supplier who then ships the goods directly to the customer is called। तो जो ई-कॉमर्स रिलेटेड जो डार्क स्टोर्स हैं, जो वर्ड्स थे, सिंगल वर्ड्स हैं, वो काफी न्यूज में रहे हैं। डार्क स्टोर्स हो सकते हैं, डार्क पैटर्न एक वर्ड था जो ई-कॉमर्स के रेलेवेंस में न्यूज में था। तो सेम जो ई-कॉमर्स के रेवेन्यू मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल ये बोल रहा है कि सेलर कैन कंट्रोल द प्राइस, बट वो अपने पास में प्रोडक्ट्स नहीं रखेगा, प्रोडक्ट्स होंगे थर्ड पार्टी के। इट इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी। बट द इंपॉर्टेंट थिंग नोट हियर इज कि जो प्राइसिंग है वो सेलर डिटरमाइन करेगा। जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो नहीं करेगा। जो प्लेटफॉर्म है
वो करेगा यहाँ पे डिटरमाइन, है ना, ऑल्दो इट इज नॉट कीपिंग प्रोडक्ट इन स्टॉक एंड इंस्टेड ट्रांसफर कस्टमर ऑर्डर्स एंड शिपिंग डिटेल्स टू अ थर्ड पार्टी सप्लायर. सो दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ ड्रॉप शिपिंग मॉडल. तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ये हो जाता है. अगर हम लोग बाकी मॉडल्स देखें क्या होते हैं, तो जैसे सेकंड वाला जो है एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, इसमें ये सेम चीज होती है सारी, बट देयर इज नो प्राइस कंट्रोल, है ना. जो आपका यहाँ पे सेलर है, सेलिंग प्लेटफॉर्म है, वो प्राइजेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है. देन वी कॉल इट अ एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल. देयर इज अ ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल. यहाँ पे भी सेम लॉजिक होता है कि इट कैन नॉट कंट्रोल द प्राइजेस, जस्ट दैट देयर विल बी अ ट्रांजैक्शन फी ऑन द प्लेटफॉर्म. तो वो आपका हो जाता है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल. एंड फाइनली देयर इज एजेंसी रेवेन्यू मॉडल, जहां पे बेसिकली जो आपका सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इट सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी सेलर. So these are the four different models. As per this statement, the answer should be a drop shipping model. So again, exam hall condition में अगर आपने टर्म नहीं सुना हुआ है, it is very difficult to reach this answer. Although we know कि बहुत सारे लोग आके बताएंगे, देखो नाम में ही आंसर है कि ड्रॉप शिपिंग, दे आर ड्रॉपिंग द शिपमेंट एस्पेक्ट, वो शिप नहीं करेंगे आपको आर्टिकल. बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ड्रॉप शिपिंग है, ऑल्दो आंसर आपके सामने है, बट एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको इस आंसर पे अराइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है. वी हैव गिवन मल्टीपल प्रीलिम्स, वी नो इट इज वेरी डिफिकल्ट. इतना इजी नहीं होता जितना बाद में बताया जाता है कि आंसर आपके सामने है. Correct. ऐसा नहीं होता है. Right. So yeah, the answer is A. Again, we think this question is a difficult question. Okay, next. Which one of the following correctly represents the three key sub-indices of the Financial Inclusion Index of the Reserve Bank of India? अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हम लोग जितना प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, हम खाली ये पढ़ते हैं कि ये इंडेक्स किसने रिलीज किया है, दैट इज आरबीआई, है ना. जैसे मैंने जब लास्ट एग्जाम दिया था, मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के गया था. अब ये जो क्वेश्चन आया है, इन्होंने पैरामीटर्स पूछे हैं, सब इंडाइसेस पूछे हैं. अगर मैं एग्जाम कंडीशन में होता तो शायद मैं इसका आंसर ए मार्क करता कि हम लोग जब भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, हम लोग 3 पैरामीटर्स की बात करते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन एंड क्रेडिट. तो आई वुड हैव मार्क्ड दिस आंसर इज ए, बट हियर द एक्चुअल आंसर इज सी, which is access, usage and quality. In this given 4 statements, I mean reaching this third statement I think is very difficult, है ना, because आप किस लॉजिक से जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो. So that's why we think that this is also a difficult question. See, this is the basic purpose of this discussion कि एक स्टूडेंट ओरिएंटेशन से कैसे चीजें डिस्कस कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो हमेशा न्यूज में रहती है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बट द रियलिटी इज हम में से कोई नहीं पढ़ता कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के सब इंडाइसेस कौन-कौन से हैं. मैंने आज तक नहीं पढ़ी, सर ने आज तक नहीं पढ़ी है. So it makes it a very difficult question. ये इजी क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है. Right. So this is difficult. Answer is C, access, usage and quality. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Which one of the following best describes the key objectives of India's open network for digital commerce initiative? अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें, ओएनडीसी हम सब ने आई थिंक पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने शायद ऐप भी यूज किया होगा ओएनडीसी वाला. तो ये हमें पता होता है कि भाई दिस वाज मेड टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बाय enabling interoperability across the networks. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ओएनडीसी, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ये होना चाहिए. अब बाकी स्टेटमेंट्स अगर रीड करें वो क्यों गलत है. टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, नहीं, ये तो पूरा टोटलिटेरियन स्टेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल. टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर्स, नहीं, है ना. एक तरफ तो हम लोग बात कर रहे हैं टू ब्रिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर्स, तो ये भी नहीं हो सकता है. टू मैंडेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये भी पॉसिबल नहीं है, मैंडेट करना इज इट पॉसिबल, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल, राइट. तो उस लॉजिक से भी सी आंसर है, बट ये डायरेक्टली भी होना चाहिए क्योंकि ओएनडीसी हम पढ़ के जाते हैं. तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन. Which one of the following statements about unified payment interface and central bank digital currency is not correct? देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रुपी इज अकिन टू सोवरेन पेपर करेंसी, करेक्ट. अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिजिटल रुपी का, तो हमें पता है कि आरबीआई इशू करता है एंड इट इज अकिन टू अ सोवरेन पेपर करेंसी. तो 1 बिल्कुल करेक्ट है. इन केस ऑफ यूपीआई, settlement for end users happens instantly as the money gets immediately debited or credited, but in case of digital rupee there is no settlement as the wallet balance get transferred to another wallet. This is also correct. UPI transactions are recorded by banks and reflected in the bank balance sheets, but in case of digital rupee no data is captured in bank statements
as transactions are from one wallet to another. So basically यहाँ होता क्या है कि डिजिटल रुपी जो है इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आरबीआई इशू करता है, आपके वॉलेट में इशू करता है डायरेक्टली. देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर एंड यूजर एंड द आरबीआई. सो बैंक का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. दैट्स व्हाई आपका सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है. इन बोथ द केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपी द लाइबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड द रिस्पेक्टिव बैंक्स. तो ये गलत हो जाता है बिकॉज डिजिटल रुपी में बैंक का कोई रोल है ही नहीं, तो लाइबिलिटी उनके पास क्यों आएगी, राइट? नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है, आंसर शुड बी डी हियर. सो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है डिजिटल करेंसी का, दिस शुड बी एन इजी क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन फॉर यू. बट थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बड़े स्टेटमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ इजी टू मीडियम क्वेश्चन. थोड़ा सा बट आप पेशेंटली अगर ये क्वेश्चन को देखते, स्टेटमेंट को रीड करते तो पहुंचा जा सकता था आंसर तक. ठीक है, 46. Which of the following statements about real world assets tokenization are correct? Tokenization is the process of turning real world assets into the digital tokens using blockchain technologies. Tokenization of real world assets offer 24/7 access, promoting financial inclusion. Tokenization of real world assets will allow the access to high growth investment opportunity for individual in India. Same question, different language में I think लगभग 2 साल पहले नॉन फंजिबल टोकन्स के फॉर्म में Yes. पूछा जा चुका है, एनएफटीज के फॉर्म में पूछा जा चुका है. यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया है, बट दिस द सेम आइडिया, नॉन फंजिबल टोकन, राइट? सो फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज डिजिटल टोकन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अगर आप टोकनाइजेशन कर देंगे एसेट्स का, तो आपके पास में 24/7 एक्सेस होगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा. बिल्कुल ठीक है. टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स अलाउ एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया. बिल्कुल ठीक है. आपने किसी भी एसेट को अगर टोकन में कन्वर्ट कर दिया, उससे उसका ट्रेड वगैरह इजी हो जाता है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं नेचुरली, राइट? तो हियर द आंसर शुड बी 1, 2 and 3. सो अगेन वी थिंक दैट दिस इज अ इजी क्वेश्चन गिवन दैट यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नॉन फंजिबल टोकन. अगर ये पता है तब ये क्वेश्चन डुएबल है. A bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social project is called as green bond, social bond, sustainability bond and sovereign bond. तो ओवरआर्चिंग क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट दोनों की बात कर रहा है. जब हम ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं तो मेजर फोकस इन्वायरमेंट पर रहता है. सोशल बॉन्ड में जो ऐसे बॉन्ड जो उनका सोशल इंपैक्ट ज्यादा रहता है. लेकिन सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बढ़ते टाइम में हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं. पहली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरी सोशल सस्टेनेबिलिटी और तीसरी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. जब तीनों चीजें एक साथ आएंगी तब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं. विदाउट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी देयर कैन नॉट बी एनवायरमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी. दैट्स व्हाई अगर हम सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड टर्म्स देखें, ये काफी ओवरआर्चिंग है. ये इकोनॉमिक भी इंक्लूड करता है, ये एनवायरमेंटल भी इंक्लूड करता है और ये सोशल भी इंक्लूड करता है. तो कहीं ना कहीं इसका देखें, क्योंकि बात कर रहा है एनवायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट की, तो वी थिंक दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड. यस, करेक्ट. दिस इज एन इजी क्वेश्चन आई थिंक. थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के, जैसे ग्रीन बॉन्ड नैरो हो गया, सोशल बॉन्ड अगेन नैरो हो गया, और दोनों की बात हो रही है. सोवरेन बॉन्ड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया, तो वो हो नहीं सकता है, राइट? तो थोड़ा सा आप सोच के यहाँ पे सीधा बहुत इजीली पहुंच सकते हैं. तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट M1 एक्सचेंज रोल इन MSME फाइनेंसिंग आर करेक्ट? तो चलिए मान लीजिए नहीं पता है व्हाट इज दिस M1 एक्सचेंज, बट ये समझ में आ रहा है कि दिस इज सम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, राइट? MSME. This provides collateral-based loans to MSME. It facilitates discounting of invoices and bills of exchange for MSME. तो अगर exchange platform है, तो invoices का जो discounting वगैरह है, उसको facilitate कर सकता है. तो ये थोड़ा generic लग रहा है, हम लोग 2 को ठीक मानेंगे. Exchange functions as a credit rating agency for MSME, ये नहीं होगा, right? Agency is a completely different idea. कोई platform अगर है, exchange platform है, it cannot function as a credit rating agency, right? तो 3 गलत है, 2 करेक्ट है. फर्स्ट में जो है एक्सचेंज प्रोवाइड कोलेटरल बेस्ड लोन्स टू MSME. देखिए, कोई भी अगर पॉजिटिव इनिशिएटिव होता है MSME के लिए, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कोलेटरल फ्री लेंडिंग, राइट? बिना कोलेटरल दिए आपको जो है लेंडिंग मिल जाए, हम लोग उसकी बात करते हैं. तो हम लोग रिवर्स में क्यों जाएंगे कि ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये प्रोवाइड कर रहा है कोलेटरल बेस्ड लेंडिंग? ऐसा नहीं होगा. दिस शुड बी कोलेटरल फ्री लेंडिंग. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है, थर्ड गलत है. आंसर शुड बी योर 2 ओनली. अगेन एग्जाम कंडीशंस में
इतना कुछ सोच पाना, आप 1-2 पॉइंट शायद हटा सकें, बट ओवरऑल जो है ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जा सकता है. सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. Okay, next 49. Which one of the following best describes the crowding out effect in the context of fiscal policy? Crowding out effect का बहुत स्टैंडर्ड टर्म है इकोनॉमी का, जब हम बात करते हैं कि जब गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लोन नहीं मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है. ये टर्म इकोनॉमिक सर्वे में बहुत यूज किया जाता है. न्यूज़पेपर भी लगातार क्राउडिंग आउट इफेक्ट लगातार न्यूज में भी आता रहता है. तो I think that the direct answer of this question is बी बॉम्बे. सो दिस वुड बी इजी क्वेश्चन, है ना. डायरेक्टली इकोनॉमिक्स अगर आपने बेसिक पढ़ा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगर देखें इस सेट का, सो वी हैव 50th क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स आर करेक्ट? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एआई, रोबोटिक्स वगैरह, दे एक्सटेंसिवली यूज आरईई. बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, दिस इज राइट. सभी जगह यूज हो रहा है रेयर अर्थ का. चाइना हैज द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग ऑफ आरईईज फॉलोड बाय इंडिया. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ठीक है, बट सेकंड जो है गलत है ना. हम सबको पता है कि इंडिया का काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, और अगर हम लोग सेकंड पे होते तो वो बात नहीं होती. सो यहाँ पे एक्चुअली इट शुड बी यूएसए एंड नॉट इंडिया, राइट. आपने रिसेंटली पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ जो है सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी बिकॉज चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उस पर एक तरीके से एक्सपोर्ट बैन लगाया था. तो काफी इश्यूज हुए थे रिसेंटली. तो उस लॉजिक से भी इंडिया इज नॉट द सेकंड वन. So second one is wrong here. Government of India launched this critical minerals mission to establish a robust framework for self-reliance in critical mineral sector. बिल्कुल ठीक बात है. Rare earth elements are a set of 13 metallic elements. So this is wrong. ना हम लोग हमेशा पढ़ते हैं रेयर अर्थ में 17 होते हैं, जिसमें से आपके 15 होते हैं लेंथेनाइट सीरीज के, प्लस हमारा होता है स्कैंडियम, प्लस होता है इट्रियम. तो ये 17 होते हैं, नॉट 13, राइट. तो यहाँ पे जो है फोर्थ रॉन्ग होगा, सेकेंड रॉन्ग होगा. आंसर शुड बी ए 1 and 3. सो अगेन वी कैन से इट इज अ मीडियम डिफिकल्टी, या फिर आप इसको इजी साइड पे मान सकते हैं, है ना. बिकॉज आपका फर्स्ट जो है वो बहुत जेनरिक है, आप फर्स्ट को मारेंगे बी कट जाएगा. सेकेंड आप काट सकते हैं ना, सेकेंड पे इंडिया नहीं है वर्ल्ड में. थर्ड काफी जेनरिक है, थर्ड ठीक होगा. फोर्थ में डाउट हो सकता है, बट आई एम अज्यूमिंग कि हम थोड़ा ही पढ़ के जाते हैं कि 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं. तो आप जो है फोर्थ को काट सकते हैं. आंसर वुड बी ए 1 and 3.